चलिए, तो इतिहास की सीरीज़ में पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के आगे आज हमारा अगला टॉपिक है स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, क्यों इसका पतन हो गया, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी बात यह थी कि फरवरी 1922 में जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, उसके बाद फिर 1929 तक कोई भी नया आंदोलन भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाई नहीं देगा। यानी एक तरह से 1922 से 1929 का एक विराम काल है ना, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के अंतर्गत ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, और इसी बीच में जो 1919 का अधिनियम आया था, क्या नाम था इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो 1919 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम में जो चुनाव संवैधानिक सुधारों की बात करी गई थी, उसके अंतर्गत चुनावों की घोषणा करी गई कि विधान परिषदों के चुनाव करवाए जाएंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को प्रतिभागी के रूप में या फिर चुनाव में भाग लेने का प्रावधान इसमें किया गया। जब ये घोषणा करी गई तो कांग्रेस में एक जो ग्रुप था, एक जो दल था, वो इसमें भाग लेना चाह रहा था। उनका अपना ओपिनियन था, उनका मत था कि हमें इन चुनावों में भाग लेना चाहिए, और जो लोग इसमें भाग लेना चाह रहे थे वो कहलाए परिवर्तनवादी, यानी वो चेंज चाह रहे थे, कांग्रेस की रणनीति में एक बदलाव चाह रहे थे। यानी कांग्रेस के हिसाब से तो अब वीरान का क्षण होना चाहिए, रचनात्मक कार्य करने हैं हमें, लेकिन वो परिवर्तन की बात करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि जो असहयोग है उसे हम विधान परिषद के अंदर लेकर जाएंगे, हम विधान परिषद के अंदर असहयोग लेकर जाएंगे, वहाँ पर जो भी बिल आएंगे उन बिल पर, उन विधेयक पर हम असहयोग दिखाएंगे। और इसका सपोर्ट करने वाले, इस मत का समर्थन करने वाले थे मोतीलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और चित्तरंजन दास। ये दो लोग जो थे वो इस मत का समर्थन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो लोग विराम काल में रचनात्मक कार्यों की बात करते हैं, ठीक है, वो इसके विरोध में थे और वो अपरिवर्तनवादी कहलाए, नो चेंजर्स। ये वाले थे चेंजर्स, ये थे नो चेंजर्स, अपरिवर्तनवादी। ठीक है, ये इनका कहना था कि नहीं, विराम का क्षण है, विराम काल है और हमें नए आंदोलन की तैयारी करनी है। ठीक है, नए आंदोलन की तैयारी करनी है, और इस दौरान हम रचनात्मक कार्य, जैसा गांधी जी का मत था या गांधी जी का विचार था, उसके आधार पर हम इस समय रचनात्मक कार्य करेंगे ताकि जनता को नए आंदोलन के लिए तैयार कर सके। ये थे आपके अपरिवर्तनवादी। इसको मानने वाले, जो इसके समर्थन में जो थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, आपके वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो कांग्रेस में ये दो मत यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जैसे ही 1919 के अधिनियम के आधार पर चुनाव की घोषणा यहाँ पर आपको दिखाई देती है। 1923 में जब परिवर्तनवादियों की बातों को नहीं माना गया, इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, तो उससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, जो आगे चलकर स्वराज पार्टी के रूप में दिखाई देती है। और इन्होंने इस पार्टी के गठन के पीछे जो तर्क दिया, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो क्यों स्वराज पार्टी का गठन कर रहे थे, उनके ओपिनियन क्या थे, तर्क क्या थे, रैशनैलिटी की बात यहाँ पर देखते हैं। उनका कहना था कि अगर इन चुनावों में हम भाग नहीं लेंगे, ये जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इनमें अगर हम भाग नहीं लेंगे तो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो तो भाग लेंगे ही लेंगे, और जब वो भाग लेंगे, चुनाव में जीत जाएंगे, तो जनता के बीच में उनका प्रभाव बढ़ने लगेगा और कांग्रेस का प्रभाव क्या होने लगेगा, गलत होने लगेगा या कम होने लगेगा। गलत नहीं, गलत हमने देख लिया, कम होने लगेगा। ये इनका कहना था कि अगर हमने भाग नहीं लिया तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, तो दूसरे जो भारतीय राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और जनता में उनका प्रभाव बढ़ने लगेगा
और कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता दिखाई देगा आपको यहाँ पर। दूसरा था कि अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध हम करेंगे वहाँ पर, हम सदन के अंदर उनकी गलत नीतियाँ जो आएंगी उनका विरोध करेंगे, और ये समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुँचेगा और उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा होगी। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। कांग्रेस का एक भाग परिवर्तनवादी, दूसरा अपरिवर्तनवादी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हो गए और विवाद बढ़ गया और लगा कि एक बार फिर से कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। तब गांधी जी ने इस विवाद को दूर किया, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में ही स्वराज पार्टी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दिलवा दी और इस प्रकार से कांग्रेस का दूसरा विभाजन होने से बच गया, है ना। एक विभाजन हो चुका था, ठीक है, दूसरा विभाजन गांधी जी की वजह से बच गया। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई स्वराज पार्टियों की सफलताएं क्या रही। तो स्वराज पार्टी ने फिर क्या है, चुनाव में भाग लिया, और जब चुनाव में भाग लिया तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 101 में से 42 सीटें इन्होंने जीत ली। 42 सीट्स किसने जीत ली, स्वराज पार्टी ने। अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ वो वहाँ पर पहुँच गई, और जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका अध्यक्ष बनाने में इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को उसका अध्यक्ष मनोनीत करवा दिया, क्योंकि भाई वोटिंग इनके पास राइट्स ज़्यादा थे, तो बहुत सारे मेंबर्स खड़े हुए, तो अध्यक्ष कौन बना, विट्ठल भाई पटेल। ये इनकी सफलता यहाँ पर दिखाई देती है। अगला है कि विधान परिषद में जो भी बजट की मांगें आती थी और वो भारतीयों के विरुद्ध होती थी, उनका ये विरोध करते थे, और जब उनका ये विरोध करते थे तो पास करने के लिए फिर जो वायसराय है वो वीटो का प्रयोग करता था, और जब वीटो का प्रयोग करके उसको पास कराया जाता था तब अंग्रेज़ों का असली चरित्र सामने आ जाता था कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है, डेमोक्रेसी कैसी है, स्यूडो डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर है कि भारत में ये लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन हमारे विरोध करने के बाद भी वीटो पावर का प्रयोग करके विधेयक को पास करवा लेते हैं। ये इनका एक बहुत अच्छा योगदान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ जो चित्तरंजन दास थे, स्थानीय चुनावों में भी इसने भाग लिया। ये तो विधान परिषद के चुनाव थे, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं उसमें भी स्वराज पार्टी ने भाग लिया, और जो चित्तरंजन दास हैं वो कलकत्ता के मेयर भी बने। ये स्थानीय जो चुनाव थे उसमें इन्होंने इसलिए भाग लिया कि जो रचनात्मक कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाए जा सके, और इवन जो स्थानीय नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें अपरिवर्तनवादियों ने भी भाग लिया था, क्योंकि उनका भी मानना था कि रचनात्मक कार्यों में इससे सहयोग प्राप्त हो सकेगा। ये इनकी सफलताएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आखिर इतनी सफलताओं के बावजूद ये पार्टी फिर विघटित क्यों हो गई, है ना। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ जो है सीमाएं थी, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया और पतन हो गया, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि जो मुख्य नेता थे स्वराज पार्टी के, चित्तरंजन दास, उनका निधन हो गया। ठीक है, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। दूसरा है कि ये जो विरोध वहाँ पर करते थे, तो भाई सदन में तो सिर्फ विधेयक पेश होता था, बिल, तो इनका विरोध जो है सिर्फ बिल तक रहता था, और उस विधेयक को जो वायसराय है वीटो से पास करवा लेता था। तो काम तो नहीं रुका है कि नहीं, काम तो नहीं रुका ना। तो विरोध इनका केवल विधेयक तक रहता था, और उस विधेयक को जो वायसराय होता था वीटो पावर से पास करवा लेता था। तो ये इनकी एक लिमिटेशन थी कि किसी बिल को रोक नहीं पाते थे, है ना। आगे चल के ट्रेड डिस्प्यूट बिल सब याद आ रहा है ना आपको, है ना। ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल था, उसको भी तो वीटो पावर से ही पास किया जा रहा था, जिसको लेकर भगत सिंह लोगों ने फिर वहाँ पर जाकर बॉम्ब गिराया था। दूसरा है कि जो स्वराज पार्टी है उसमें अब कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो सांप्रदायिक भी थे, चुनाव जीतने के लिए क्या है, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग भी थे, और सत्ता की लालच वाले लोग, पद की लालच वाले लोग भी आ गए। तो अब
इसकी वजह से पार्टी का जो मूल उद्देश्य था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ठीक है, और इसी पार्टी के कुछ लोग जनता के बीच में जो है वैमनस्य फैलाने लगे, है ना, या कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने लगे, तो पार्टी धीरे धीरे टूटने लगी। और इसी वजह से फिर स्वराज पार्टी ने ये निर्णय लिया कि 1926 से अब वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। तो यानी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और जैसे ही स्वराज पार्टी ने चुनाव में हिस्सा ना लेने का निर्णय लिया, ये स्वतः ही समाप्त हो गई। ये है आपकी स्वराज पार्टी। ठीक है।